देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रविंदर चौधरी है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। दरअसल मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, पर काफ़ी सालों से मैं मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बस चुका हूँ। दरअसल मैं एक सीमेंट फैक्ट्री में एज अ मैनेजर के तौर पर काम किया करता हूँ। मैं इस फैक्ट्री में पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ। तब जाके पिछले 2 साल से मुझे मैनेजर का काम मिला। उस वक्त मार्च का महीना था जब लॉकडाउन के चलते मेरी सीमेंट फैक्ट्री को बंद करने का आदेश आया। लॉकडाउन के हटने का इंतज़ार कायम रहा। लॉकडाउन के चक्कर में मेरा काम बंद हो गया। बच्चों के स्कूल्स भी बंद हो गए और अब हमारी बचत भी ख़त्म होने को थी। अब कंपनी फिर कब खुलेगी इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी। इसलिए हमने अपने गांव जाने का फैसला किया। अब सोचा कंपनी तो जब खुले तब खुले, उस वक्त हम आ जाएंगे, पर अभी इस समय हमारा गांव जाना ही ठीक होगा। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिसकी उम्र 10 साल की है और मेरी बेटी जिसकी उम्र 8 साल की है। हम लोग गांव के लिए निकल गए, पर मैं पहले बीच बीच में खेती बाड़ी के सिलसिले में कभी कभार गांव आया जाया करता था। पर बाबूजी के देहांत के बाद से मैं कभी गांव वापस नहीं लौटा। तकरीबन 5 सालों से मैं अपने गांव नहीं गया था। मेरे लिए अब गांव जाना बिल्कुल किसी नई जगह पर पहली बार जाने जैसा था। तो ठीक रात को हम गांव के लिए निकले। गांव पहुंचकर हमें एक अलग ही ताजगी महसूस हुई। लेकिन अब असली खौफ का समय शुरू होने वाला था। लगभग 1 हफ्ता बाद एक दिन खेतों में काफ़ी धान काटे गए। पूरा दिन खेतों में उलझा रहा। मेरे साथ मेरा एक आदमी भी खेतों में मेरे साथ था। हम लोगों ने पूरे दिन खेतों में कटाई की और काटकर सारी फसल इकट्ठा कर ली। लगभग शाम के 7 बजे तक हम खेतों में ही उलझे रहे। लेकिन अब एक दिक्कत हो गई। पूरे दिन खेतों में काम करने में हम इतना व्यस्त हो गए कि हमने किसी ट्रैक्टर या किसी बैलगाड़ी को भी खेतों में फसल रखने के लिए नहीं रखा। पूरा दिन काम करने के बाद मैं काफ़ी थक गया था। आज की रात अब खेतों में ही सोने का इरादा था, क्योंकि फसल की तादाद लंबी थी और आज रात रखवाली के लिए किसी को तो रुकना ज़रूरी ही था, वरना हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। खेत के बाहर हमारी एक छोटी सी झोंपड़ी है और अक्सर रहती ही है। पहले भी लोग जब खेत में काम किया करते थे तब वो खेत के बाहर ही चटाई बिछाकर सो जाते थे। अब रात को मेरा वहाँ पर रुकना बहुत ही ज़रूरी था। मेरे साथ जो आदमी था जिसका नाम संधू था, मैंने उससे कहा, संधू तुम यहीं पर ठहर जाओ, मेरा लड़का खाना लेकर आ जाएगा और फिर खाना खाकर हम यहीं सो जाएंगे और कल सवेरे सीधे फसलों को पहुंचाते हुए घर जाएंगे। इस पर वो बोला, अरे बाबू साहब, ये आप क्या कह रहे हो? रात में अकेले यहाँ पर रुकना, मुझे मरना नहीं है। मैंने चौंकते हुए पूछा, अरे पागल है क्या? पहले तो लोग खेतों में ही सोते थे गर्मियों के मौसम में, अब क्या हो गया? अब यहाँ कोई अकेले क्यों नहीं सोता? एक चीज़ तो मैंने भी गौर की है, अब इस गांव में चहल पहल पहले की तरह नहीं थे। सब बड़े डरे डरे रहते हैं, कोई भी अकेला दिखता भी नहीं था। संधू बोला, बाबू साहब हम आपको ज़रूर बताते, लेकिन रात में उसका नाम लेना भी पाप है, वो कभी भी आ जाएगा। इतना कहकर वो दबे पांव वहाँ से निकल गया। पर मैं कोई डरा नहीं और ना ही ज़्यादा मैंने ध्यान दिया। मैंने खाना खाया और बहुत थका था, तो मैं चटाई बिछाते ही लेट गया और कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब रात के कुछ 1:30 बज रहे थे और मुझे अपने बगल में किसी इंसान की वजूद महसूस हुई। कोई तेज तेज सांसें ले रहा था। मैंने करवट बदल कर देखा तो एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं ये देखने के लिए बढ़ा कि कौन शख्स मेरे बगल में इतनी गहरी नींद ले रहा है। इसलिए मैंने जब उसके चेहरे पर देखा तो पाया कि वो संधू सो रहा था। तब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, तो मैंने सोचा कि मेरी तरह ये भी आज बहुत ज़्यादा थक गया होगा तो यहीं सो गया है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी वक्त मुझे एक जोर का झटका लगा। मेरे मन में ख्याल आया कि संधू तो मेरे सामने से अपने घर गया था। यहाँ तक कि जब वो गया था तो कुछ इस तरह डरा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। फिर ये आधी रात को यहाँ क्या करने आया था? मतलब इतना सोचने के बाद मेरे मन में इतना डर था कि मैं उसका बयां
शब्दों में नहीं कर सकता था। अब मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा खौफ था। मुझे पूरा यकीन था कि जो शख्स मेरे बगल में सो रहा है वो यकीनन एक प्रेत है, इसलिए अब वो कभी भी मुझे निपटा सकता है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने पहले भी ऐसे प्रेतों के किस्से सुने हैं। फिर मैं दबे पांव उठ खड़ा हुआ। सच कहूँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप से सकता हुआ वहां से निकलने लगा। तभी मुझे पीछे से एक आवाज आई, बाबू साहेब, फसल की निगरानी कौन करेगा? मैं अब कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। मैंने ना आओ देखा ना ताव, और मैं भागता हुआ घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इस बार जो मैंने देखा उस पर किसी के लिए भी यकीन करना बहुत ही मुश्किल होगा। मैंने देखा वही प्रेत अब एक बांस से दूसरे बांस पर बंदर जैसे छलांग लगा रहा था। आधी रात के अंधेरे में मैंने उसका चेहरा ठीक से तो नहीं देखा, हो सकता है वो शायद बंदर ही हो, पर जो भी था बहुत ही डरावना बना रहा था उस मंजर को। खैर जैसे तैसे मैं अपने घर पर पहुंचा। घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। घर के अंदर घुसा और दरवाजा कस के बंद कर लिया मैंने। वो रात जैसे तैसे कटी और अब मुझे बहुत खौफ था उस गांव में रहने का। इसलिए अब से जब कभी मैं खेतों में काम करता तो अपने साथ एक दो आदमी लेकर ही काम करता था। पर सिलसिला अभी यहीं पर थमा नहीं था। अगली सुबह जब मैंने संधू को वो सारी बात बताई तो संधू मेरी तरफ एक टक से घूर रहा था। वो बोला, मुझे पता था कि ऐसा ज़रूर होगा। वो तो आप ब्राह्मण ठहरे और शायद थोड़े पवित्र सही। ऐसा गांव वालों का मानना है कि ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव में बहुत सी बुरी शक्तियों ने अपना डेरा डाल रखा है। खेतों में तो भूलकर भी अकेले जाने जैसा नहीं है। फिर जब मैंने मुखिया जी को ये घटना के बारे में बताया तो उन्होंने जो मुझे कहा तो उसके बाद मेरे होश ही उड़ गए। उन्होंने बताया कि ये बात बिल्कुल सच है। आज से 5 से 6 साल पहले इस गांव में एक अघोरी आया था। वो बहुत ही बेईमान था और उतना ही गंदी सोच का। वो गांव की औरतों पर वशीकरण कर देता था। वो नाबालिग युवाओं की बलि भी देता था। वो एक पापी अघोरी था और बहुत से लोग उसके झांसे में आते चले गए। इसलिए बहुत सारे लोगों का उस अघोरी पर बहुत गुस्सा था, तो सबने उसे मारने का फैसला किया। एक आधी रात में उसी तरह अघोरी किसी काली विद्या में लीन उस दूसरे पोखरे के पास वाले जंगल में था। सब लोग मशाल लिए वहां पर पहुंच गए। सबका गुस्सा उस पर बहुत ज्यादा था। बस इसीलिए सभी ने उसे एक खूंटे से गाड़ दिया। उसकी तपस्या भंग हो गई और वो भी बहुत क्रोधित हो गया। इसी पर उसने श्राप दे दिया कि अब उसके पुजारी इस गांव को सताएंगे, किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। उसके हाथ में एक कमंडल था जो कि गिरकर बिखर गया। शायद उनमें से ही बुरी शक्तियां अग्रसर होकर गांव को तहस नहस करने पर जुट गईं। खैर उस रात उस अघोरी की दम घुटने से मौत हो गई। फिर सभी ने उसकी लाश को एक बोरे में भर के कहीं पर फेंक दिया। सबको लग रहा था कि अब सब ठीक हो गया है, पर अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था। उसके कुछ सप्ताह ठीक रहे, पर अब गांव में एक बीमारी तेजी से बढ़ने लगी। वो थी लोगों में खून की कमी। कुछ लोग अचानक अच्छी खासी तबीयत से बीमार पड़ने लगे। जब कुछ मौतें हो गईं तो गांव के बड़े बुजुर्गों के मुताबिक शायद ये उसी अघोरी का श्राप काम कर रहा है, ऐसा मानना था उन सभी का। इसलिए गांव वाले मदद के लिए एक बहुत बड़े तपस्वी के पास गए जो कि दूसरे गांव में भी काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने कहा उसकी कही गई बातों को काटा नहीं जा सकता, परंतु क्षति होने से रोका जरूर जा सकता है। एक काम करो, कुछ हवन कुंड की सामग्री ले आओ और जहां उस अघोरी को मारा था वहीं पर ले चलो। फिर उसी जगह पर गांव के कुछ लोग और मैं भी हवन में बैठा और संपन्न होने के बाद उन्होंने कहा इस गांव में अब मौतें नहीं होंगी, यानी जब तक कोई खुद से उस अघोरी की झांसी में ना फंसे तब तक कोई मौत नहीं हो सकती। जब वो जिंदा था तब भी वो यही करता था, छल से वो शिकार करता था। इसलिए गांव में अब कोई भी शख्स अकेले नहीं होगा। अकेले रहने पर शायद उस अघोरी के छल से कोई प्रभावित हो जाए और उसका शिकार भी बन जाए। रात में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा अग्रसर होती हैं, इसलिए रात में बचने की कोशिश ज़्यादा करें। ऐसा उन्होंने कुछ उपाय बताए। तब से गांव वाले अब थोड़ा सहजता से रहने लगे और इन नियमों को मानने लगे। जब मैंने ये सब सुना
तो मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा मुझे अब उस गांव में रहकर बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। हम कुछ दिन रुके, पर अब यहाँ से निकलना ज़रूरी था। मई का महीना आते तक कंपनी को भी कुछ गाइडलाइंस पर खोलने की अनुमति थी। मुझे इससे भी खुशी हुई और अब हम लोग मध्य प्रदेश आ गए हैं और बहुत खुश भी हैं और खुशकिस्मत भी। उस रात किस्मत से मैं बच गया, क्योंकि मैं उस अघोरी की झांसे में नहीं फंसा। वो संधू नहीं था। अगर मैं उसे संधू समझ बैठता और सो जाता, तब शायद मेरा भी हंसने बहुत बुरा होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।